हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट। सो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा। और ये वीडियो उस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें। तो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल, मतलब कि क्वेश्चनियर और शेड्यूल की हेल्प से हम कैसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। इस मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करता है। क्वेश्चनियर मीन्स क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसके अंदर और हमको आंसर फिल करने होते हैं। जो भी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करता है। तो इसके भी टू मेथड्स हैं, फर्स्ट मेलिंग मेथड, सेकंड इज एन्यूमरेटर मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेलिंग मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं यानी कि जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, हम उसे क्वेश्चनियर मेल कर देते हैं। उसके साथ एक लेटर अटैच कर दिया जाता है जो बताता है कि हमारी जो इंक्वायरी है उसका पर्पस क्या है, कि हम क्यों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसे वो भी बता देते हैं। इसके साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी और जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो आंसर्स को क्वेश्चन के सामने लिख देते हैं। इसकी मेरिट्स इकोनॉमिकल मीन्स ये आप बहुत इकोनॉमिकल होता है, टाइम कम लगता है, एफर्ट्स भी कम इन्वॉल्व होते हैं और पैसे भी कम लगते हैं। ओरिजिनल डाटा बिल्कुल ओरिजिनल होगा क्योंकि हम उनसे ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जिनसे हमें चाहिए। उसके बाद वाइड कवरेज, मेल हम किधर भी कर सकते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल ज़रूरी होता है और फिर नेटवर्क। तो इससे क्या होता है कि हम एक बड़े स्तर पर स्टडी कर सकते हैं। डीमेरिट लैक ऑफ इंटरेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेंट्स जो हैं उनको इंटरेस्ट हो आपके क्वेश्चनियर का आंसर देने में, इसलिए लैक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट नहीं मिलती। उसके बाद है आपका लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमने क्वेश्चन पुट कर दिए, हमें मेल कर दिया, तो वो क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते। और साथ साथ ये भी होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए उनका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लिमिटेड यूज़, इसका मतलब क्या है कि इसका लिमिटेड यूज़ है। अब आप बोलोगे मैम आपने ये मेरिट के अंदर वाइड कवरेज बता दिया और इधर लिमिटेड यूज़ बता रहे हो, पर ऐसा नहीं है। लिमिटेड यूज़ इन द सेंस कि यहाँ पर जो क्वेश्चनियर है वो एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स द्वारा ही आंसर किए जा सकते हैं। अनएजुकेटेड कैसे आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस का, जब उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता। बायास्ड, इसके अंदर क्या होता है, अगर चाहे इन्फॉर्मेंट तो वो क्वेश्चन के आंसर गलत दे सकता है, इससे हमारा डाटा जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाता है। वही है नेक्स्ट, लेस एक्यूरेसी, मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन गलत आ गई तो हमारा डाटा बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट मेथड है हमारा एन्यूमरेटर्स मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एन्यूमरेटर है वो खुद शेड्यूल या फिर क्वेश्चनियर को फिल करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इन्फॉर्मेंट से। एन्यूमरेटर कौन होता है, एन्यूमरेटर आर दोज पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर्स इन कलेक्टिंग द डाटा, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प करता है डाटा को कलेक्ट करने में, उसे हम कहते हैं एन्यूमरेटर। मेरिट्स वाइड कवरेज, ये मेथड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हमें ज़्यादा बड़े स्तर पर स्टडी करनी हो, अगर हमें इलिटरेट्स के पास भी जाना हो तो हम इस मेथड के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनियर जो है वो इन्फॉर्मेंट्स द्वारा नहीं भरा जाता, वो भरा जाता है एन्यूमरेटर के द्वारा। एक्यूरेसी, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है क्योंकि जो एन्यूमरेटर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट, मेलिंग क्वेश्चनियर में क्या था कि हम मेल कर देते थे, अब इसके अंदर क्या है, जो एन्यूमरेटर होता है वो इन्फॉर्मेंट के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, तो इसलिए पर्सनल कॉन्टैक्ट। इम्पार्शियलिटी, मेथड इम्पार्शियल होता है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एन्यूमरेटर को नहीं चाहिए होती, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए कलेक्ट कर रहा होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो उसे बदलेगा भी क्यों। कंप्लीटनेस, इसके अंदर एक मेरिट ऑफ कंप्लीटनेस भी है, मतलब कि जो क्वेश्चनियर है वो कंप्लीटली फिल होगा क्योंकि एन्यूमरेटर भर रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे क्या होता है, मेलिंग मेथड में क्या होता था कि हमने मेल कर दिया, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, पर एन्यूमरेटर जब खुद जाएगा किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर लेकर ही आएगा। डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रेंड एन्यूमरेटर चाहिए होता है, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए मेथड एक्सपेंसिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, ज़रूरी नहीं है कि जो कम्पिटेंट एन्यूमरेटर्स हैं वो हमें जल्दी से अवेलेबल हो सके, क्योंकि
इससे क्या होता है, अगर हमें ट्रेंड एनिमेटर्स ना मिले तो हमारी जो एक्यूरेसी है इन्फॉर्मेशन की वो सफ़र करती है। टाइम कंज्यूमिंग, उनको एनिमेटर्स को जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है, हर इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है। इस मेथड को जर्नली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही यूज़ करते हैं। पार्शियल, अगर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसने हमें इन्फॉर्मेशन गलत दे दी तो इससे क्या होता है, जो डाटा है वो हमारा एक्यूरेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर, मतलब कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चनियर के अंदर वो कम से कम होने चाहिए और जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, जो हमारा एम है इंक्वायरी का उससे रिलेटेड होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, जिससे क्या है रिस्पोंडेंट्स आसानी से उसे समझ सके। और जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। और मैथमेटिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस, मतलब कि अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए, जैसे कि पर्सनल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछने चाहिए जो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको ऑफेंड कर सके। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, जिनको हम इजीली आंसर कर सके, इम्पार्शली आंसर कर सके। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। कैलकुलेशन क्वेश्चन जो कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं वो हमें रिस्पोंडेंट से नहीं पूछने चाहिए। इन्वेस्टिगेटर को खुद सारा कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा वर्क खुद करना चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, ये एक नई टर्म है। इसका मतलब क्या है कि हम पहले ट्रायल बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं रिस्पोंडेंट से, अगर उनके आंसर देते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो हम उन क्वेश्चंस को दोबारा से रीफ्रेम कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक क्वेश्चनियर को फिल करते टाइम उसके अंदर बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए कि आपने कैसे क्वेश्चनियर को फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो हमें क्रॉस वेरीफाई करने में हेल्प करते हो। मतलब कि आपने पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और उससे रिलेटेड या फिर उससे मिलता जुलता आपने एक और क्वेश्चन पूछ लिया। इससे क्या होता है कि क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं या फिर हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, बिल्कुल रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए क्वेश्चनियर के अंदर, और उनको ये भी बिल्कुल एश्योरिटी देनी चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो हमें देंगे वो बिल्कुल हम सीक्रेट रखेंगे। बात कर रहे हैं कि हम सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके दो सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। सबसे पहले हम पब्लिश सोर्सेज पढ़ेंगे। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स को क्या करती हैं, पब्लिश करती रहती हैं, जिसमें से नोटेबल हैं जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन में बताते हैं आपको। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये हमारे जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया है ये सारा हमारा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो भी होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है। लेबर गैजेट, इसके अंदर लेबर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, क्वार्टरली हर बार आता है ये, इसके अंदर जो भी हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ अच्छे से मेंशन किया होता है, क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए, वो सब आता है इसके अंदर। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, ये भी एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ इन सब से रिलेटेड डाटा जो है वो पब्लिश करती रहती है। हम इन्हें सेकेंडरी डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन, इसके अंदर क्या होता है, जो कमेटी या फिर कमीशन जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है वो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन करती रहती हैं, कुछ ना कुछ पब्लिश। जैसे कि प्लानिंग कमीशन है तो वो जो भी उस काम किया है वो सब पब्लिश करती है, तो ये भी हम इसको सेकेंडरी डाटा की तरह यूज़ कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, कुछ बहुत बड़े ट्रेड एसोसिएशन होते हैं जैसे कि शुगर मिल एसोसिएशन है इंडिया के अंदर, तो वो क्या करते हैं जितनी भी शुगर मिल्स हैं इंडिया के अंदर उनसे रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है वो सब डाटा है, उन्होंने कितने शुगर मिल से कितना पैसा कमाया जा रहा है, उन क्या टैक्स वगैरह जो भी है वो सब एक अपने पब्लिकेशन में लिख देते हैं, तो उससे हमको बहुत हेल्पफुल होता है जानने के लिए कि अब हमारे यहाँ कंट्री के अंदर शुगर मिल्स की क्या स्टेटस है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे रिसर्च करते रहते हैं और जो उनकी फाइंडिंग आती हैं रिसर्च वर्क की उनको पब्लिश करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हो गया। ये बहुत सारा डाटा अपना स्टैटिस्टिकल जो है वो पब्लिश करते रहते हैं। जर्नल्स एंड पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, मैगजीन्स जैसे कि कॉमर्स, फैक्ट्स फॉर यू, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, इसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करवा देते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फॉरेन गवर्नमेंट जो भी है, वो भी बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिश करते रहते हैं। तो इन सब को हम एज अ सेकेंडरी डाटा यूज़ कर सकते हैं। अनपब्लिश सोर्सेज भी होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ डाटा हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया, फिर किसी और ने भी कलेक्ट किया फॉर देयर सेल्फ यूज़, पर उस डाटा को या फिर हमने पब्लिश नहीं किया, उन्होंने अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया और फिर उसे पब्लिश नहीं किया, पर हम उसे यूज़ कर रहे हैं एज अ सेकेंडरी डाटा, तो वो होगा हमारा अनपब्लिश्ड सोर्सेज, क्योंकि वो डाटा हमारा पब्लिश नहीं हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।